ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे कर मेरी आवाज ठीक आ रही प्लीज? चले करिए अपना रजिस्टर जरा खोल लें, फिगर्स लिखेंगे जरा मैच कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट लेबर की फॉर्म क्या है जरा चेक कीजिएगा, सही है फिगर में? नहीं यहाँ तक जो मैंने लिखा ठीक है, कंप्लीट तो किया मैंने यार। जी बेटा वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। जी टोटल क्या बना? 63283। एनी कंफ्यूजन है? कोई मसला तो नहीं हुआ यहाँ तक? देन फिर प्राइम कॉस्ट बेटा फैक्टरी रेट्स आपने प्लस कर दिए होंगे, कर दिए सर? आंसर आया 273,299। द नेम ऑफ दिस फिगर इज, मैंने 3 नाम बोल दिए थे लेकिन उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉमनली यूज है, बस वो लिख वही नहीं लेकिन जेन में होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 273,299। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल करने के लिए फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट थी 47130 and closing work in process is 49460। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस और क्लोजिंग माइनस करके फाइनल आंसर आ गया 270,969 and this is therefore cost of goods manufactured। ओके हो गया सर यहाँ तक? फाइनली फिर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग थी, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। 34,842 प्लस परचेजेस की जगह वर्ड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 270,969 and finally minus closing stock of finished goods 32,956. The final answer of cost of sales is 272,855। ये चलो फाइनली आपको कंफ्यूजन अगर है कल से रिलेटेड रिवाइज कर लिएगा, कोई मसला अगर कहीं है देखने की नजर क्या क्या पड़ा था, वैसे तो थोड़े थोड़े पड़े हैं। एक स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें फॉर्मेट्स बनाए थे, किसी जगह कोई इशू अगर है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अधिक देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा, शुरू तो कैसे क्वेश्चन तो इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, सवाल कैसे आएगा वो तो बेटा भी करना है, अभी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चंस की तरफ ही चलना। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे उन्हें फिर कैसे एड्रेस करना है इंशाल्लाह मिलजुल के करें। और सर जी ये देख के नहीं लिखना था सर जी, जूम आउट कर दें और जूम आउट करवा दें, ये किन चक्कर पड़ गए, तो घर से सॉल्व करना था मिस्टर हसन, देख देख के लिखी जा रहा है। इसको छोड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढो सेकंड पेज पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज? ये छोड़ दो बेटा, बाद में लिख लेना। जी सर जी, एनकेल एंटरप्राइजेस के नाम से क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया, एंड हाथ पे रखें, कुछ बातें साथ साथ सुन के अगर जरूरत पड़े नोट करते जाइए। एनकेल एंटरप्राइजेस produces a single product
प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट से क्या कोई ट्रेडिंग बिजनेस पता चला या मैन्युफैक्चरिंग पता चल गई? एक सिंगल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। On 31st July 2008, the finished goods stock consisted of 4,000 units valued at to 20 rupees per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000. For the month of August 2008, the books of account show the following. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैंने नहीं पढ़ी, वो बाद में पढ़ लेते हैं। आप ये नीचे टेबल सा बना हुआ है, इस टेबल को पढ़ते हुए आपने जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है और जरा सोचना ये कि क्या ये फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आनी चाहिए। सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल परचेस, डायरेक्ट लेबर, selling cost is part of selling expenses, and selling expenses are part of statement of profit and loss after gross profit. बोला था बहस। Depreciation और plant and machinery, depreciation और plant and machinery, factory assets की अगर depreciation है, it is part of factory overheads. Factory के assets की depreciation, तो plant and machinery कहाँ होगी? Distribution cost, it is simply another name of selling cost. Selling and distribution word use होता है, बल्कि इसकी best example कल परसों बात भी कर रहे थे, carried outwards, distribute करना। तो selling and distribution या सिर्फ distribution cost is part of selling expenses after gross profit, ठीक है। तो ये जो carried outwards है ये वैसे क्या है, अब ये भी फाइनल करेंगे। जब हम चीजें बेचते हैं तो उससे रिलेटेड करें, मसलन फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नहीं, मतलब शायद हमने रियल लाइफ में थोड़ा सा देखा हो, ये जो डबल रोटियां बनाती हैं कंपनी, उनकी वैन चल रही होती हैं और जो शॉपकीपर्स उनको सप्लाई कर रही होती हैं, तो व्हाट इज दिस? नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उन शॉपकीपर्स के पास अगर रिक्वायर ताकि वो बेच सकें, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या डिलीवरी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट है। तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा वर्ड भी होता है, और अगर अलहदा भी हो तो इट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये अमाउंट भी कहाँ आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। क्लियर हो गया वर्ड्स? देन एक फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये तो कल भी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे। इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर प्रोडक्शन बड़ा वर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और अगर अदर पे लिखा हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा गौर से मेरे साथ, नेक्स्ट लिखा हुआ अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का सिंपली मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एम्प्लॉइज की सैलरी है। अब नहीं एक मिनट, ये मैं बताता हूँ 400 में। पहले अकाउंटिंग कॉस्ट समझ आ गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग स्टाफ जो है जिन्होंने अकाउंटिंग करनी, उनकी सैलरी के पैसे हैं। अब यहाँ बेटा ये दो तरह से वर्ड लिखा जा सकता था, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया। मसलन ये इसका भी हो सकता था अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटेंट्स फैक्ट्री में भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और हेड ऑफिस में भी होते हैं। अगर तो इससे हो जाता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर तो बिल्कुल क्लियर हो जाना था, फिर इसे कहाँ आना था? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अगर इस तरह लिख देता अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट, तो फिर एडमिन एक्सपेंसेस बन जाना था। लेकिन उसने मेंशन नहीं किया है कि अदर अकाउंटिंग कॉस्ट अब ये फैक्ट्री से रिलेटेड है या हेड ऑफिस से रिलेटेड है। तो अगर बताया ना हो तो जरा नेक्स्ट पेज पे एक मिनट जो है क्वेश्चन एंड हो रहा है, नहीं इसी के साथ जो नेक्स्ट थर्ड पेज है जहाँ क्वेश्चन एंड हुआ उसके नीचे एक नोट लिखा होगा। अगर तो बताया हो कि फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट है या हेड ऑफिस से, फिर तो क्लियर हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ना मेंशन हो, पढ़े जरा सेंटेंस क्लास। If question is silent, then accounting cost is assumed to be an administrative expense. Means to say accounting cost फैक्ट्री में भी हो सकती है, हेड ऑफिस में भी अकाउंटेंट्स होते हैं ना। अगर बताया तो हम अज्यूम करेंगे कि अकाउंटेंट्स फिर हेड ऑफिस में ही हैं और देयरफॉर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, व्हिच मींस के ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट अब नहीं बन। लेकिन अगर कौन सा वर्ड होता तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाना था। तो मेंशन होता है फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर अकाउंटिंग है तो देन इसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में आना था। क्यों नहीं अब आना है? क्वेश्चन साइलेंट है, देयरफॉर ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, याद रहेगा। आ जाओ वापस। देन अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में रखो, खुद ही आप बता देंगे अब इसने कहाँ जाना। लेकिन अगर ये भी बड़ा हिस्सा हो जाए अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो अगर तो मेरे को लिंक नजर आ रहा है फैक्ट्री से, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और अगर आप यहाँ लिंक नहीं है
तो अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मींस एडमिन एक्सपेंसेस। अब ये प्लीज याद होगी ना चीजें, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस किस जगह आ रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आ रहे हैं। और जरा पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा दोबारा से इनमें बनाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है कहीं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है सर? सभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अदर इनकम और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं और सेलिंग से रिलेटेड भी हैं। तो ये एक्सपेंस तो हैं, ये लास्ट टू जो हैं जो हमने पढ़े, ये एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हेड ऑफिस से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर बनाने होंगे प्रॉफिट लॉस में तो उसमें इन्हें प्लस करेंगे। अब क्लियर है प्लीज? तो इस पूरे टेबल में एक दफा दोबारा जरा देखें, सेलिंग कॉस्ट, ये चार चीजें हो जाएंगी, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और अदर अकाउंटिंग कॉस्ट क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है। क्लियर? क्या मैं ये कह रहा हूँ एक्सपेंस ही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेटा, एक्सपेंस तो है लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके प्लीज, बहरहाल एनी कंफ्यूजन अगर आपके ध्यान में आती है? ये सारे ऐसे चल रहे हैं, इसके अलावा नहीं, ये बाकी चला दें यार, ये चला दें बाकी सारे। मेरे साथ जो बैठे हैं जरा काइंडली, काफी ज्यादा ठंडक हो गई थी, मैं थोड़ी बाहर चलवा देता हूँ। ये पिछले बाकी सारे चला दें, बच्चे माशाल्लाह नौजवान हैं। ये इधर ही पड़ा होगा कहीं, ये मुझे जरा देख लेंगे। चलिए टेबल के बाद आगे पढ़े सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ साथ चल रहे हैं। अदर इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर नंबर 1, 8,000 units of finished goods are produced during the August 2008। क्या है ये 8,000 यूनिट्स? फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन हुई, बन गई है गुड्स। द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31st August अमाउंटिंग टू रुपीज 6 लाख, रुपीज 6 लाख, अमाउंट रुपीज 6 लाख। जी 31st अगस्त का रॉ मटेरियल है। देयर इज नो वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड एज ऑन 31st August द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली 2,50,000। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, एक सेकंड पिछले पेज के साथ लिंक कीजिएगा जरा। लग इस तरह से रहा है कि कोई मंथ ऑफ अगस्त की डिस्कशन हो रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेकंड अगर वापस जाए तो 31st जुलाई 2008 ये जो स्टॉक्स दिए हुए हैं, फिर ये कौन से होंगे? मंथ ऑफ अगस्त के एंगल से 1 अगस्त का स्टॉक ओपनिंग होगा, 31st अगस्त के स्टॉक्स क्लोजिंग होंगे, और लास्ट मंथ का जो स्टॉक होगा उस मंथ के एंगल से क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा। डन है प्लीज? देन वो कहता है नंबर 4 में 5,000 units of finished goods are available in stock on 31st August 2008। अब ये फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है। करना क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स as on 31st August 2008 based on, पॉइंट नंबर 4 ऊपर दोबारा देखें रिक्वायरमेंट्स ऊपर लग रहा है, जो 5,000 यूनिट्स हैं 31st अगस्त पे, इनसे रिलेटेड अमाउंट मांगी जा रही है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31st अगस्त, 5,000 जो यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने को आपसे कह रहा है, और दो मेथड्स के नाम लिख रहा है, वेटेड एवरेज मेथड एंड फाइफो मेथड। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, रजिस्टर खोलें जरा, थोड़ा सा इनको भी रिवाइज करना शुरू करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर ये यूज हो सके। रजिस्टर खोलें, उसमें थोड़ी सा पहले फाइफो वेटेड एवरेज की रिवीजन कर लें। वर्ड सुना है कभी सर जी, फाइफो वेटेड एवरेज? हेडिंग बनाए मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की बेटा कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फाइफो, फाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड
वेटेड एवरेज। अब डेफिनेटली इसमें भी बहुत सी डिटेल्स हैं, आपके ज़हन में अगर आएंगी भी तो आज जितनी हमें जरूरत पड़ेगी बस मैंने वहां तक जाना है। तो सबसे पहले आज जरा फाइफो को वैसे ही सोच लेते हैं क्योंकि उसमें शायद डिसीजन इतना मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इन दिस मेथड आइटम्स purchased first are assumed to be sold first। ऐसे ही होता है सर, पहले कौन सी चीजें बिकी जो पहले खरीदी, लेकिन बड़ा ये जो चीज थी यहां तक जो मैंने लिखा ये था ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, चीजें खरीदी बेची। ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से अगर सोचें तो हमारे वर्ड्स होंगे जो चीजें बेची हैं वो होंगी जो पहले खरीदी थी, जो पहले खरीदी वो पहले बेची हैं। लेकिन अगर यही फाइफो मेथड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज हो रहा हो तो यहाँ जरा वर्ड्स बदल देंगे, आइटम्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट और assumed to be sold first। तो यहाँ ब्रैकेट में जरा ट्रेडिंग लिख लें, ये ट्रेडिंग के एंगल से बात हुई है। अब मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से ये सेंटेंस क्या बनेगा, आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, items produced first are assumed to be sold first। फाइफो में भी assume करेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि जो चीजें पहले बनी थी वही पहले सेल हुई होंगी। देयरफॉर फिर स्टॉक कहां से बचा होगा, लिख लें सोच लें। Items produced first are sold first। Why the words are different? Purchase की जगह produce क्यों आ गया? Items produced first are sold first। अगर पहले वाली चीजें सेल हो गई हैं तो जो स्टॉक पड़ा होगा वो फिर कहां से पड़ा होगा, जब बाद में प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए सर। अब आपके पास अगर राइट साइड पे स्पेस ना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि अपने राइट साइड पे लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, आप उसको दोबारा वेटेड एवरेज को नीचे डिफाइन कर लीजिए। तो इसको फिर अभी अप्लाई भी करते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज की तरफ जरा एक सेकंड जरा एक बात पूरी सुन लीजिएगा। वेटेड एवरेज भी आपने जो पहले पढ़ा था वो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से था। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन जरा। वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले रेट एक कैलकुलेट होता है, रेट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेते हैं और प्लस उसमें परचेजेस करते हैं और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेजेस क्वांटिटी। तो ये जो परचेजेस वर्ड आ रहा है ये किस बिजनेस की वजह से आ रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस। तो आप लिखना जरा, ट्रेडिंग बिजनेस में वेटेड एवरेज में रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट उठाएं, परचेजेस की अमाउंट उठाएं, प्लस कर लें और देन इन्हीं रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से फिर इन्हें डिवाइड कर दें। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस परचेजेस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज की थी। तो वेटेड एवरेज में फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले रेट निकालना। फिर रेट का क्या करें, जब रेट बढ़ा जाता है तो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, जो रेट आएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा।
FIFO में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल की बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि स्टॉक कहाँ से बचा और अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। लेकिन वेटेड एवरेज में एक रेट निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज रेट, और उसी को फिर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ तक नई बात तो नहीं सर? लेकिन यही जो फार्मूला बन गया यहाँ तक। ये रेट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये गलत हो गया सर जी, परसेंटेज नहीं निकालनी। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का रेट आ गया है लेट्स से 10 रुपीज, तो उन 100 यूनिट्स की कॉस्ट 1000, तो परसेंटेज में तो नहीं है जी। नहीं, रेट भी परसेंटेज में नहीं, रेट आएगा पर यूनिट, रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हालात यहाँ तक ही है जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेटा अगर हो तो यही जो फॉर्मूला थोड़ा सा जरा अकॉर्डिंगली आप जरा सोच के बताएं कि चेंज होना चाहिए नहीं। कल हुई है बातें, उन्हीं में से शायद वर्ड आना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट ले लेंगे, प्लस क्या करेंगे, नहीं परचेजेस की जगह एग्जैक्टली सही वर्ड बोल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस कर देंगे, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी प्लस गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की क्वांटिटी या प्रोडक्शन के यूनिट्स की क्वांटिटी, तो जो यूनिट्स बनाए होंगे उनकी क्वांटिटी। तो कहाँ चेंज आएगा दोबारा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी। हाई लेवल लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक स्पेसिफाई करने ऑफ फिनिश गुड्स अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ, अब हमने चीजें खरीदी नहीं होंगी, हमने बनाई होंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय, अब डेफिनेटली ये तो अमाउंट ही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड प्लस रिड्यूस यूनिट्स, जो भी क्वांटिटी इनकी होगी। वंस अगेन एक वेटेड एवरी रेट पर यूनिट आ जाएगा और वो रेट जब क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो प्रिंसिपल वही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेज करके सेल की बजाय बना के क्योंकि सेल करें, इसलिए शायद कुछ वर्ड्स में डिफरेंस आ रहा है। बहरहाल एनी कंफ्यूजन कोई ऐसी बात जो आई होप कि ये इस इन वर्ड्स के अलावा तो पुरानी बातें तो सुनी होंगी यार। फाइफो के डिलीवरी सुना है सर, तो इतना ही काफी है। नोट कर लिए रिक्वायरमेंट, जरा आप दोबारा एक सेकंड पढ़ें। कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज वर्ड्स, फॉर्मूला लिख दिया समझ, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करने का लिख चुके हैं तो बता दीजिएगा।
कुछ लोग ये डिफरेंट कलर्स का डिसीजन लेते हैं, उसमें कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अच्छा लग रहा है लेकिन बड़ा टाइम भी बहुत लग रहा है। ये सारी रिक्वायरमेंट में लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस किस मेथड से? वेटेड एवरेज से करनी है, फाइफो से? दोनों का आंसर सेम ही आता है। दो डिफरेंट असम्पशंस हैं, डिफरेंट आंसर्स हैं। इट मींस हमें दो वर्किंग्स करनी है। पहले हम वेटेड एवरेज की बेस पे वर्किंग कर लेंगे और अकॉर्डिंगली 5000 यूनिट्स पॉइंट नंबर 4 में उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अलग डिस्कस करेंगे अगर यही क्वेश्चन फाइफो से करना है तो किस तरह वर्किंग होगी। तो प्लीज आसान सी चीजों से हम आगे चलेंगे, लेकिन ये जो चीजें हो जाएंगी यहाँ जरा रिटेन रखने की कोशिश करनी है। आए जरा वर्किंग स्टार्ट करेंगे। क्या रिक्वायर्ड है, लिखे रिक्वायरमेंट। बिजनेस नेम अवेलेबल है तो करनी पहले बिजनेस नेम लिख लिया करें, एनकेएल एंटरप्राइजेस, फर्स्ट लाइन में पेज के। एनकेएल एंटरप्राइजेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हेडिंग्स वगैरह पूरी करने में लिखता हूं आपको सब पता है। जी सर, एनकेएल एंटरप्राइजेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक value of closing stock of finished goods by using weighted average as a first requirement लिखना A। by using weighted average method सब साथ है प्लीज। जी सर, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इस तरह नहीं सोचना। सबसे पहले अगर वेटेड एवरेज मेथड तो क्या करना है, एक रेट चाहिए, तो आए रेट का फॉर्मूला जबानी बोल के सोच के लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या ढूंढना रेट में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए। प्लस क्या करना है उसमें? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए। देन डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी चाहिए, एंड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी, प्रोड्यूस यूनिट्स की क्वांटिटी चाहिए। ओके सर, हाँ आप डेटा सर्च करें, जरा क्वेश्चन देखें तो इन्फॉर्मेशन इसमें से अवेलेबल है। अवेलेबल है सर जी, अवेलेबल है सर। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े काइंडली। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज साथ साथ रहिएगा। किस मंथ के एंगल से वर्किंग हो रही है? अगस्त के एंगल से अगर वर्किंग हो रही है तो 31 जुलाई 2008 की एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी लास्ट मंथ के एंड की। फिनिश गुड्स के स्टॉक के यूनिट्स पता है सर? ओपनिंग यूनिट्स के लाएंगे ये 4000, और एक यूनिट की वैल्यू उसने क्या बताई थी इस वक्त? 220 पर यूनिट। फिर आगे रॉ मटेरियल का स्टॉक की इस वक्त हमें जरूरत नहीं है। क्या उठा सकते हैं यहाँ से हम? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220 करके क्या आ सकता है? हाँ लिखें आगे, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220, 8,80,000। अगर आपने सॉल्व करके लिखना तो सॉल्व करके लिखना है। मैंने जरा आपके सामने एक वर्किंग इसलिए लिख दी, जरा फिगर्स आपकी मैच हो जाए मेरे साथ। तो व्हाट इज 4000
What was opening stock units multiplied by 220 per unit, 8,80,000 is the opening stock amount. और क्या इसकी बेस में नीचे 4,000 यूनिट्स भी एज इट इज आएंगे, तो लिख लें। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गई फिगर? एनी कंफ्यूजन? देन अब आगे देखें फॉर्मूले में और क्या चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो बेटा डाटा है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेकिन जरा इसकी बेस देखें। इसकी बेस में जो यूनिट्स प्रोड्यूस लिखा हुआ है वो मिल जाएंगे कहीं से, जरा ढूंढ के कहीं बताएं जरा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1 लाइन पे है जरा, नेक्स्ट पेज पे। 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अगस्त। प्रोड्यूस यूनिट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शायद अभी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट बना के, तो प्रोड्यूस यूनिट्स लिख लें। मिल गया सर? और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इसे वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे रेफरेंस दे दें, फिर उसकी वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का डाटा अवेलेबल है, अभी हमने पढ़ा था, उसकी आप वर्किंग कर सकते हैं। इससे के नीचे जरा 3-4 लाइनें छोड़ दें, अभी रेट आएगा, फिर उसने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई होना, तो वर्किंग वो नंबर 1 पे आ रहा है। सबको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? तो पहली 4-5 लाइनें रख के, स्पेस थोड़ी सी रख के वर्किंग 1 करवाएं। क्या करना चाह रहे हैं वर्किंग 1 में? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिटरमिन करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जी को फॉर्मेट है जहन में? इंडिविजुअली ट्राई करें, मैं बाद में लिखता हूँ, अपनी कोशिश कर लगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने बेटा डाटा कर दिया सारा, आप भी कर लीजिए इंफॉर्मेशन देख के अपना अपना प्लीज करें, 5-7 मिनट लगाए, फिर मैं बाद में नोट करता हूँ। ट्राई करना कंपल्सरी है, कोई गलती हो जाएगी कोई इशू नहीं है, सही कर लेंगे, लेकिन प्लीज सब लोग फॉर्मेट काइंडली फाइनल करें। अगर जरूरत पड़े तो जो फॉर्मेट बनाया था वहां से हेल्प ले लें, वैसे तो मेरा ख्याल है शायद इंशाल्लाह कुछ याद हो गया होगा। स्टार्ट करें प्लीज। अगर शुरू के दिनों में ही सीरियसनेस हो तो उसी से बेटा फिर आगे चल के फायदा होता है। शुरू के दिनों में चीजें आसान जरूर होती हैं, लेकिन वो शायद बेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं।
ये बेटा कंप्लीट करना, फिर एक दफा डिस्कस करेंगे। पर कंप्लीट करने एक दफा प्राइम कॉस्ट अलग अलग फिगर्स की बजाय एक ही दफा करना, फिर फाइनल मैच कर लीजिएगा। एंड तक आ जाए फाइनल 1.5 नहीं, मैंने 1.5 नहीं इधर चेक कर लो, 1.6 समथिंग है, 1.674 जी जी, कोई नहीं चेक कर, लेकिन कैलकुलेशन एरर तो हो। टेंशन फ्री होकर वर्किंग करें सर, चलान से ठीक ही आएगा, साथ वालों से देखने की जरूरत नहीं, साथ वाले भी तो हमारे दोस्त ही। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर आंसर आ गया फिर फाइनल, तो फाइनल आंसर जरा बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ठीक आएगा नहीं। ये फाइनल आंसर में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हाँ जी 1,674,600 समथिंग आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, 1,674,600 जिनका ठीक हो गया, इसका मतलब कोई इतना इशू नहीं है। ओके, हिम्मत करें सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं, प्लीज मैंने जरा फिगर्स लिखनी है, डाटा तो नहीं देख रहे आप, डाटा ले लिया सर, क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ले ली हुई, अगर किसी को चाहिए तो फ्रेंडली जरा बता दें, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। तो क्वेश्चन के फिगर्स तो नहीं यूज कर रहा, अगर कोई कर रहा है बेटा तो बता दो। ये फिगर्स आप मेरे से मैच कर लीजिएगा, जहाँ कहीं मिस्टेक है वो फिर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 540, परचेजेस हैं 845, जो लोग करें कंप्लीट आराम से कंप्लीट करें।
पहले कंप्लीट करने बाद में चेक कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 600,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 785, डायरेक्ट लेबर है 735, देयरफॉर प्राइम कॉस्ट बन जाएगी 1520,000। ये यहाँ तक तो ठीक है सबका, प्राइम कॉस्ट 1520,000। देन उसके बाद हेडिंग आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले आ गया आपके क्वेश्चन की का सीक्वेंस उसी से दिखवा दें जरा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ गई, जिन्होंने कर लिया काइंडली बताइए। 80,000, एक सेकंड सॉरी, एक जस्ट मिनट। डेप्रिसिएशन 80,000, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी is 47,600। इनडायरेक्ट लेबर है 1,48,000। इनडायरेक्ट मटेरियल है 45,000। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 84,000। जी जो चार फिगर्स नहीं दी हमने, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? उनको यहाँ क्यों नहीं लिया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट, ठीक है जी। ओके जी, प्लीज ये लिस्ट, इसका सम देयरफॉर बन जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम बना 404,600, 404,600। एंड प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी 1924,600। जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बेटा अगर नहीं है तो ना भी लाइन लिखें, अभी एक्सेप्टेबल है। वैसे मैं लिख के जरा डैश लगा रहा हूँ, लेकिन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ना होने का वैसे मीनिंग क्या है? लास्ट ईयर कोई गुड जैसी नहीं थी जो बन रही थी, इसका मतलब जो बन रही होंगी वो पिछले साल सारी कंप्लीट हो गई, तो अगर वो जीरो है तो इस साल उनका रिमेनिंग खर्चा भी नहीं होगा। पता है यार, ओपनिंग जीरो है लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। थर्ड लाइन आई थिंक 2,50,000। ओपनिंग अगर होता उसने प्लस होना था, क्लोजिंग माइनस हो गया, तो फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 16,74,600। जी कोई अगर कंफ्यूजन थी तो ठीक हो गई। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आकिब आपका गलत था, ठीक हो गया आपका? जी मिस्टर आकिब। जी बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं है, वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, जो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनानी होती है इस क्वेश्चन में तो उसमें आनी थी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो उन्होंने आना है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है।
जी सर जी 1674600 जो फिगर आई है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा आप लोग भी जरा डाटा जरा देखें क्वेश्चन का। आपको ये पता है क्वेश्चन डाटा देख के बताइए कितने यूनिट्स कॉस्ट आई है? 1674600 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स बनाई है उनकी कॉस्ट है। तो आपको पता है इस पीरियड में कितनी गुड्स बनाई है? ये पॉइंट नंबर 1 है। देखिए जरा एक सेकंड, क्या जो 8000 यूनिट्स बने ये उनकी कॉस्ट है? तो इसलिए तो जो फार्मूला है, फार्मूले की तरफ आए जरा, जो ऊपर अपने स्पेस छोड़ी हुई है, फार्मूले में इसमें हो क्या रहा है? हमने अभी जो अमाउंट लेनी है 1674600, ठीक है, ये अमाउंट जो ले रहा हूँ, अब इसकी बेस में 8000 यूनिट्स होने का मतलब ही क्या है? ये 4000 यूनिट्स ओपनिंग के बेस में होने का मतलब ये ओपनिंग अमाउंट की क्वांटिटी है, और ओपनिंग अमाउंट की क्वांटिटी के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नीचे जो 8000 लिखा है, ये इन्हीं 8000 यूनिट्स की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर दी है। तो कितनी कॉस्ट इंकर करके कितने यूनिट्स बने? 1674600 रुपीस की कॉस्ट इंकर करके 8000 यूनिट्स इस पीरियड में बने, और 4000 यूनिट्स और उनकी अमाउंट पिछले पीरियड से आ रही है, तो उन दोनों को इकट्ठा करके अब आपके पास एक रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आए जरा आप फाइनल करना, जरा रेट की वर्किंग करो ऊपर आके, और रेट में भी प्लीज एक दो राउंडिंग ऑफ के इश्यूज आएंगे, पहले मेरे साथ रहिएगा, जरा उन राउंडिंग ऑफ के इश्यूज को भी आज ही रिजॉल्व कर लेने की कोशिश करते हैं। आज रेट कैलकुलेट करें, जब भी कभी रेट पॉइंट्स में आ जाए, पॉइंट्स में आ रहा तो प्लीज काइंडली बस रेट अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें। अगर रुपीज आप कैलकुलेट कर रहे हो और वो पॉइंट्स में चले जाए तो रुपीज को रुपीज में मींस विदाउट पॉइंट्स राउंड ऑफ कर लें, और अगर रेट आ रहा हो या परसेंटेज आ रही हो तो मैक्सिमम 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कैसे करने आए मैं सब कर लूंगा। क्या आंसर आ रहा है? 212 पॉइंट, सॉरी बताइए क्या होता है? बस 88 पे खत्म कर लें, ठीक है, सही राउंड ऑफ कर लें। अगर ये 89 समथिंग होता शायद तो राउंड ऑफ 90 पे कर लेते। प्लीज राउंडिंग ऑफ पता है ना, तो मैंने 33 क्यों नहीं लिखा? टाइम वेस्टिंग है बेटा ऐसे। तो राउंड ऑफ इन 2 डिजिट्स, अगर कोई रेट है या परसेंटेज है, याद रहेगा प्लीज। अब ये आया क्या, जरा इस पे फोकस करें जरा, ये रेट 212.88 पर यूनिट आया है, ये परसेंटेज नहीं है, पर यूनिट, एक यूनिट का एवरी रेट आके लिखने का। तो ये प्लीज राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाता होता है, तो उसको भी कोशिश करें कि ऐसी डिस्कशन और टाइम उस पर टाइम वेस्ट ना हमें करना पड़ा करे। तो प्लीज राउंडिंग ऑफ के इश्यूज ना एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक है सर? अब इस, और सर एग्जाम में तो आंसर वहां भी आ रहे तो बहुत होता है, एग्जाम हॉल जहन में तो लाए सर। अगर एग्जामिनर हमें राउंडिंग ऑफ की वजह से भी दोबारा बुला ले फिर तो हम सारे दोबारा जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं, एग्जामिनर को भी बेटा पता है कि पेपर के डायनेमिक्स क्या है। तो राउंडिंग ऑफ इज नॉट एट ऑल एन इशू, ठीक है। अब अगर हम पूरा लिखना शुरू कर दें तो जो आपका आंसर आया था वो तो शायद हम 2-3 सवाल छोड़ देंगे और हम ये रेट्स ही लिखना शुरू हो जाए। तो राउंड ऑफ इन मैक्सिमम 2 डिजिट्स, डन। अब ये बता दें जो मेन चीज है कि इस रेट का करना क्या है। जब रेट आ जाएगा तब आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आइडेंटिफाई करना है, ढूंढने की कहां है। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देख लें बराबर। लास्ट लाइन में जो 5000 यूनिट्स हैं ये स्टॉक के अब यूनिट्स है, तब रेट जो आगे इसको सिंपली आपने 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लेना है? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो हेडिंग सॉर्ट ऑफ बनानी तो बना लें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.888। फाइनल आंसर निकालेंगे 1064। अब यहाँ फिर आपका वही इशू आना है, लेकिन सही रिजॉल्व करने ये इशू क्या आ रहा है, जो आंसर आ रहा है बताएं जरा। 41 नहीं 6 और 7 तो ना ही करो यार। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आ गई, मुझे लगता है मुझे अपने कैलकुलेटर पे करना पड़ना। 5000, एक सेकंड मल्टीप्लाई बाय 212.88 इज इक्वल टू हो जाएगा 161064400। अच्छा आप लोगों का अब जो आ रहा है प्लीज एक और मसला यही खत्म करें। आपका अगर 416 समथिंग या 417 समथिंग आ रहा है तो उसकी वजह क्या है? आ रहा है किसी का? मेरे सामने जरा दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें।
और इन मसलों को बेटा अभी रिजॉल्व कर लीजिएगा, बाद में फजूल में ऐसे टाइम वेस्टिंग है। सर प्लीज यूज कैलकुलेटर। ये रेट जरा दोबारा कैलकुलेट करें, वेटेड एवरेज रेट। ये जो आपने मुझे राउंड ऑफ करवा दिया था, ये रेट जरा एक दफा दोबारा कैलकुलेट करें। 8,80,000 प्लस 1,674,600 डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 12,000, ऐसे ही। अब अगर ये पूरा रेट आप एज इट इज लेंगे विदाउट राउंडिंग ऑफ इनटू 5,000 करेंगे, तो वो तो 3333 का इफेक्ट हमने यहाँ इग्नोर किया है, आपकी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पूरा रेट एज इट इज 5,000 से मल्टीप्लाई किया है, आपका शायद 16 या 17 एक्स्ट्रा आ गया होगा, और अगर राउंडेड रेट यूज करेंगे तो 400 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये 16-17 रुपीज का डिफरेंस है जो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। मेरी सजेशन ये है कि जब आप रेट राउंड ऑफ कर लेंगे तो कैलकुलेटर पे जीरो करके दोबारा वर्किंग कर लें। लेकिन अगर किसी का 16 आ गया, 17 आ गया, वो गलत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर राउंड ऑफ रेट हो गया है तो काइंडली क्या करें, रेट राउंड ऑफ करके लिखने के बाद प्लीज जीरो दबा दें, और एक दफा दोबारा नए जज्बे से 5,000 मल्टीप्लाई बाय राउंडेड रेट करके इस आंसर को फाइनल कर लें। मेरी इस बात का क्या मतलब ये हुआ कि 6416 वाले हजरात अपना आंसर काट दें, जो हो गया हो गया। नेक्स्ट टाइम प्लीज क्या करें, रेट राउंड ऑफ जो हो गया उसकी बेस पे वर्किंग करें। आई होप कि इस पे दोबारा बहस की जरूरत नहीं रहेगी। डन है सर? एनी कंफ्यूजन इन द एक्चुअल वर्किंग जो हुई है? आप क्वेश्चन देखें जरा, ये किस मेथड से अभी बात खत्म हुई है? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें कोई कंफ्यूजन अगर ये आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन दोबारा लिखें। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बाय यूजिंग FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमने इन्हीं 5,000 यूनिट्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही प्लीज। ये FIFO या वेटेड एवरेज मेथड किस चीज के लिए है, जरा कहीं ढूंढ के हेडिंग बताएं जरा। ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के दो अल्टरनेट वेज हैं, कौन कौन से? FIFO भी यूज हो सकता है, वेटेड एवरेज भी। तो इसमें बड़ा कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा फॉर्मेट पहले जरा बोर्ड पे देखें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने डिसीजन ये लेना है कि कौन से यूनिट्स पहले बने थे और देयरफॉर वो पहले सेल हो गए। तो उसको अगर हम थोड़ा सा डाटा अरेंज कर लें तो आप जरा देखेंगे कि हमारे लिए शायद वर्किंग में कोई इशू भी नहीं है। आप जरा क्वेश्चन की फिगर्स ढूंढ के मुझे बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले बताएं ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स वही बहस है। यूनिट्स इसके हैं 4,000 और इसकी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 220 करके आप 880,000 की जो फिगर थी आपकी उसकी बात हो रही। तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी 4,000 एंड व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 8,80,000। एनी कंफ्यूजन? देन उसके बाद हाउ मेनी यूनिट्स आर फर्दर प्रोड्यूस्ड, 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और इन 8,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन पहले वेटेड एवरेज से ना किया होता तो इस वक्त हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में रेक्टर दोबारा चाहिए, लेकिन अगर वो पहले ऑलरेडी अवेलेबल है तो 16,74,600 हमने एज इट इज अपनी वर्किंग में सिलेक्ट किया। क्या इन्हीं यूनिट्स की इतनी कॉस्ट है? ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट उनके सामने आ गई और 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट के सामने 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट उसके सामने आ गई। एनी कंफ्यूजन? लेट मी फिनिश प्लीज। देन इसके बाद अब आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 5,000। क्या इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास है? क्या इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास है? और सभी आ तो गई भी है, वो वेटेड एवरेज से है। अब इन्हीं की हमने 5,000 यूनिट्स की FIFO से कैलकुलेट करनी है, तो फिलहाल ये नहीं है। लेकिन एक चीज जरा सोचें, आप जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर 4,000 यूनिट्स ओपनिंग थे, 8,000 यूनिट्स और फर्दर प्रोड्यूस हुए, तो टोटल अवेलेबल हो गए होंगे 12,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स अब रह गए हैं, स्टॉक में पड़े रह गए हैं। यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितने यूनिट सेल हुए होंगे। 4,000 ओपनिंग प्लस 8,000 टोटल हो गए थे 12,000। 5,000 यूनिट्स बस रिमेनिंग रह गए हैं, तो हाउ मेनी यूनिट्स वुड हैव बीन शुड हैव बीन सोल्ड?
7000 एक फिगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्ड यूनिट्स की। एनी कंफ्यूजन? ओपनिंग यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस यूनिट्स माइनस क्लोजिंग यूनिट्स। अब ये सॉर्ट ऑफ एक ब्रैकेट लगा लें या नहीं लगा, चलने लगा लेते हैं। समझ आ गई वर्किंग? अब FIFO में डिसाइड ये करना होता है कि जो यूनिट्स सेल हुए हैं वो कहाँ से सेल हुए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल बस अब अपने टेबल देखें बोर्ड पे, इस पे अप्लाई हो रहा है। अब 7000 यूनिट्स सोल्ड है, पहले कौन से सेल हुए होंगे? क्या ओपनिंग वाले सारे सेल हो गए होंगे? तो 7000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप बन जाएगा कि 4000 यूनिट्स ओपनिंग में से सेल हो गए होंगे सारे, और जो 8000 यूनिट्स हैं उनमें से भी 3000 यूनिट्स सेल हो गए होंगे। तो देयरफॉर हमारे जो 5000 यूनिट्स बच गए हैं वो प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे, ओपनिंग वाले यूनिट्स सब बिक गए होंगे। देयरफॉर अब अगर हमें 5000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हमें ओपनिंग को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, वहां से कंसिडर करना चाहिए जहां से ये बचे होंगे। लेट मी रिपीट प्लीज। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया है, सोल्ड यूनिट्स निकालने। सोल्ड यूनिट्स के साथ फिर मैंने FIFO की बेस पे डिसीजन ये लिया है कि सबसे पहले तो पुराने यूनिट्स ओपनिंग वाले यूनिट्स है वो सेल हो गए होंगे, लेकिन टोटल सोल्ड अगर 7000 यूनिट्स हैं तो रिमेनिंग 3000 यूनिट्स प्रोडक्शन ऑफ 8000 में से सेल हुए होंगे, और 8000 में से जो बाकी 5000 बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, पहले कैलकुलेटर पर वर्किंग करें, कहाँ से रेट निकालें। बस अब हमें ओपनिंग में से बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, जहां से यूनिट बचे हैं बस वहां से रेट निकालेंगे। 1674600 कैलकुलेटर पे लिखें। अब ये जो अमाउंट है ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 8000 करके क्या आ जाएगा, पर यूनिट एक कॉस्ट आ जाएगी, वहां से अब निकालनी है जहां से यूनिट्स बचे होंगे, और देन इस रेट को अब आप 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो FIFO की बेस पे आपका स्टॉक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ तक करने पे वो जो वर्किंग आपने की उसको लिखता हूँ मैं, ये टेबल बना लेंगे। प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछें। एनी कंफ्यूजन इन माय डिस्कशन? 7000 यूनिट सेल हुए हैं, पहले बेटा कौन से सेल हुए होंगे, तो 4000 यूनिट सेल हो गए, रिमेनिंग और कितने हैं जो सेल हुए हैं, 3000। 3000 कहाँ से सेल हुए होंगे, 8000 में से। तो 8000 में से अगर 3000 सेल हुए हैं तो 5000 वही बचे होंगे जो स्टॉक में पड़े हैं। तो क्योंकि स्टॉक में जो यूनिट्स पड़े हैं वो प्रोडक्शन वाले यूनिट्स में से हैं, तो हम प्रोडक्शन की कॉस्ट की बेस पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो स्टेप मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन वो 1674600 डिवाइड बाय 8000 एक पर यूनिट आ जाएगा, और इनटू 5000 हमारे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ जाएंगे। ओपनिंग क्यों नहीं लेना चाहिए, ओपनिंग को अब क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग से स्टॉक बचा ही नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग से बच जाता है तो वहां से भी वर्किंग हो सकती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इन्वेंट्री जी सर, वो कार्ड कब होता है, वो जब परपेचुअल में डेट्स होती हैं। यहाँ कोई डेट्स नहीं सर, हौसला सर जी, गेम ऑन है सर। इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स डेट्स हो तो परपेचुअली भी होता है, सब कुछ होता है। वो क्या होता है सर, वो भी होता है सर। यहाँ तक नोट कर लें प्लीज। अगर किसी और को कोई आवाज मेरी ऐसी गई है जो नहीं पता तो रहने दें, पता तो मुझे भी नहीं। पहले स्टेप में पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी नहीं, यहाँ तक आप वर्किंग कर लें, बाकी फिर एक दफा मेरे साथ ही कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये कि टेबल सॉर्ट बनाना, ये टेबल बना लें FIFO मेथड के। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें अभी कर लेते हैं। ये टेबल समझ आ गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है यहाँ पे? जी बन गई फिगर्स, नोट कर ली? अब जरा काइंडली फाइनल कर देना, कुछ अगर समझ आ गया तो क्या करें। फिगर्स बोले जरा, 1674600 अब डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड बाय 8000। अब यहाँ भी तो रेट निकालना है, वैसे तो स्टेट में इनटू भी हो सकता है और राउंडिंग ऑफ से हम बच सकते हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, रेट निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये राउंडिंग ऑफ का मसला है। 209.3 बेटा रेट तो बता दो यार, बस 32 पे खत्म करें, अगर 5 है तो 33 करना तो कर लें, जो सही राउंडिंग ऑफ का तरीका बता दें, आपको क्या पता है।
3 पे बात खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा अगर ना करे सही है 0.5 अगर है तो इसी तरह होता है। मैंने पिछले बच्चों आपकी क्लास से पिछले बच्चों से पूछा, मुझे तो पता भी नहीं। अगर 5 से ऊपर हो तो उधर होता है, 5 से नीचे तो इधर हो, तो 0.5 पे इधर हो जाता है, कोई इशू नहीं। इसका कोई पेपर नहीं होना। वैसे आप जितने इंटरेस्टेड है आई को एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, हाउ टू राउंड अप, लेकिन उसमें भी उससे फेल कर देना, रहने दे बस, ठीक है। इस तरह ही होता है, प्लीज यकीन माने। मुझे तो पता भी नहीं, मैंने पिछले बच्चों से पूछा, आपके बुजुर्गों से पूछा मैंने। ये आंसर आया क्या, ये बता दो बस। नहीं 209.3 ये गुजारा हो जाएगा सर 33 पे। तो पर यूनिट निकालिए, आप करें क्या? पर यूनिट को छोड़े सर, करें क्या इसका? तो पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 5000। ओपनिंग को कंसिडर क्यों नहीं किया रेट निकालते हुए? असल चीज ये है क्योंकि ओपनिंग में से यूनिट्स बचे ही नहीं है, तो फाइफो में ये डिसाइड करना होता है कहां से यूनिट बचे हैं। जिस जगह से बचे हैं वहां से पर यूनिट निकालें और अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करें जितनी क्वांटिटी बची। ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूनिट्स कौन से सेल हुए हैं कौन से बचे हैं, बस एक एवरेज रेट निकालना है और उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। अप्रॉक्सीमेटली आंसर बता दीजिए। सॉरी 104,650। अब डेफिनेटली अगर आपने डिवाइड बाय 8000 इनटू 5000 की है, वंस अगेन वो पूरी फिगर कंसीडर होने की वजह से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अगर सेम आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि वो शायद सही राउंड ऑफ हो गया। तो इस बहस को पहली तरह छोड़ ही दें। आप इस तरह करें, जरा कर ली दोनों जरा मेथड्स में जो काम किया वो रिवाइज करें, बाकी बहस छोड़। जरा एक दो क्वेश्चन जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जरा देख लेना, प्लीज कंप्लीट साइलेंस। ये एग्जामिनर ने बेटा सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट हमसे पूछी नहीं है, अगर वो पूछी होती तो वो भी अभी आने लगी, मैं बताता हूँ उसको। एक सेकंड रहने देना बेटा। 1674 को 8000 से बेटा इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो 8000 यूनिट्स की कॉस्ट है। 1674 को 8000 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि वही 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट है। बेटा इसका कंसंट्रेशन रखें, इससे तो कोई फायदा नहीं है। 4000 यूनिट कहां से बचे? 4000 यूनिट्स ओपनिंग थे, 5000 यूनिट्स बचे हुए क्लोजिंग। जी क्या हो रहा है? क्या 5 और वेटेड एवरेज में यूनिट्स बदल जाएंगे? कंसंट्रेशन रखें माय डियर। ओपनिंग 4000 तो ओपनिंग यूनिट्स है, पीरियड के एंड पे 5000 यूनिट्स बचे हैं। जी बेटा हसन जो आप बात कर रहे हैं, ये बेटा काउंटिंग चेंज नहीं करनी। जो स्टॉक के यूनिट्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे ही होते हैं। अनलेस एक और चीज आ जाए जो मैं अभी वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा, जब तक यूनिट सेल ना हो सेल प्राइस पे नहीं आते। एक एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर एनआरवी हो और वो लोअर हो तो ऐसा ऐसा ही भी जाए, लेकिन यूनिट्स हमेशा कॉस्ट पे ही मैयर होंगे, सेल प्राइस पे तब मैयर करेंगे आप यूनिट्स का जब वो बिक जाते हैं। तो अगर आपके पास पड़े हैं तो अभी बिके नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि अगर एनआरवी कॉस्ट से कम हो तो फिर लॉस अगर एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है। जी एनी अदर कंफ्यूजन प्लीज? जी सर ये दो डिफरेंट अजम्पशन है, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। उसका फार्मूला और है, इसके फार्मूला और है। दो डिफरेंट मेथड्स हैं, इनके आंसर सेम नहीं आते। आपने एग्जाम में वो करना है जो एग्जामिनर आपको मेथड यूज करने को कहेगा। तो ये मेथड सेम नहीं है, दो डिफरेंट अजम्पशन से ये मेथड्स बने हुए हैं, आंसर्स डिफरेंट ही होते हैं। आपने जो एग्जामिनर आपको कहेगा उसकी बेस पे वर्किंग करनी है, आपको दोनों अप्लाई करने आना चाहिए। देन सर ये जो डाटा आपके सामने बोर्ड पे है, बस करें यार, बात है रिवाइज करने का ही मतलब कहाँ से आ गया? इसी डाटा से अब जो फिगर्स आ गई नहीं सारी कंसंट्रेट्स है, यहां से ये जो सोल्ड यूनिट्स हैं 7000, इनकी भी कॉस्ट फाइंड आउट हो सकती है। अब मैंने जो वर्ड यूज किए हैं वो दोबारा जरा जहन में रिवाइज कर। जो मैंने कहा कि सोल्ड यूनिट्स की भी कॉस्ट आ सकती है, विच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं? सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल का डाटा अवेलेबल हो गया हमारा सारा। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है सर, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी पता चल गई है। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करनी है 7000 यूनिट्स की, तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 8,80,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,674,600 एंड माइनस बोले क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट दैट इज कितनी आ गई हुई है? 1,046650। आ जाएगी अभी क्वेश्चन करना। आप इसी तरह से वापस ऊपर जाए जहाँ वेटेड एवरेज से वर्किंग की है। अगर वेटेड एवरेज मेथड में हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो, अच्छा डेट नहीं कर, इसका फायदा नहीं है प्लीज। अगर वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करनी हो तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बोले क्या? 8,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? वो सेम है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट अब क्या उठाएंगे? तो जब ये मेथड्स डिफरेंट हो गए तो FIFO और वेटेड एवरेज के मेथड डिफरेंट होने से क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट चेंज हो रही है, जिससे फिर अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक के कम ज्यादा होने से तो प्रॉफिटेबिलिटी भी फर्क पड़ता है। अभी पड़ता है सर, तो वो भी याद कराना मेरे को अभी रहने, बस इतना। क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वेटेड एवरेज से डिफरेंट है और FIFO से डिफरेंट है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करोगे वेटेड एवरेज से, तो अकॉर्डिंगली फिगर वेटेड एवरेज वाली लेंगे। और अगर आप FIFO से वर्किंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की FIFO की बेस पे क्लोजिंग स्टॉक की फिगर से वर्किंग करेंगे। व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसकी फिगर फाइंड आउट अभी हमने की है बाय यूजिंग weighted average method as well as FIFO। प्लीज क्लियर है? अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट्स डिफरेंट हो जाएंगी दोनों मेथड्स में, इसलिए अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल में भी डिफरेंस आ जाएगा और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरी बातें ध्यान में रखे। अब जरा एक और क्वेश्चन पढ़ने भी टाइम है। क्या वाकई टाइम है सर? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है सर, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम। जरा ढूंढे के नेक्स्ट पेज ही होगा शायद, या सॉरी नेक्स्ट पेज पर कुछ आंसर है शायद। या प्लीज साथ है सर। ये प्लीज आप पेज नंबर 6 होगा जरा इनमें नंबरिंग हुई भी। एक ट्यूसडे मैन्युफैक्चरिंग ढूंढने के ना करें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। जी क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड बल्कि। सबसे पहले वैसे क्वेश्चन हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ के इसलिए शुरू करना चाहिए ताकि ये तो पता हो कि करना क्या है और अकॉर्डिंगली फिर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें। तो हमारी जरा कोई एग्जाम पॉइंट भी से क्वेश्चन पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? अब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अलग आइडेंटिफाई करना। तो अगर ट्रेडिंग होगा तो परचेजेस प्लस होनी है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमें चार चीजें चाहिए। ओपनिंग फिनिश गुड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ जाएगी। किस मंथ की वर्किंग करनी? जून से में रख के जरा डाटा पढ़े मेरे साथ। Tuesday Manufacturers Limited produces a product. The following costs were incurred in the month of January 19. Sorry, June 19. Sorry, June 19. Direct labor, depreciation, distribution cost, factory manager salary, indirect labor, indirect material, raw material purchases, selling cost, other production overheads, other admin overheads. ये वैसे नोन होगा क्या मतलब है? Following other information is available. On 1st June 19, stock of finished goods consisted of 1350 units valued at 164 rupees, 40 rupees per unit, while raw material stock is valued at 1490. Of 1st June means opening stocks है. 5200 units of finished goods were produced.
there is no work in process at the end of the month, and opening is available 2,08,000. Stock of raw material on 30th June was 9,70,000. Closing raw material 1,500 units of finished goods were available in the stock on 30th June, and the cost of finished goods is determined using FIFO. अब डेफिनेटली दोनों मेथड से करने की जरूरत नहीं है. जो फिनिश गुड्स का कॉस्ट की वर्किंग करनी है आपने, वो FIFO मेथड से करनी है. इस तरह करें, जरा इस क्वेश्चन को एक होमवर्क के तौर पर रखें आप. क्या मतलब होता है होमवर्क का? क्लास वर्क ऑफ द नेक्स्ट डे. नहीं, क्लास वर्क ऑफ द नेक्स्ट डे नहीं प्लीज. अगर आप घर से बेटा खुद से ट्राई नहीं ना करेंगे तो क्लास में जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लें वो यूजलेस हो जाता है. बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे इवन देन मिस्टेक्स होंगी, लेकिन अगर करेंगे क्वेश्चन तो मिस्टेक्स ठीक होंगी. लेकिन अगर ऐसे आ जाएंगे जिससे आज आए थे और बोर्ड से देख के फिगर्स लिख रहे थे तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है. तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस जरूर करूंगा. अच्छा, इसका आंसर भी नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल है, वो मैंने इसलिए बताया कि जरा चेक कर दीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं आंसर में. तो प्लीज सब लोगों ने आज का रिवाइज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कल आना. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बड़ा प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज.